नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, यानी कि जो वास्तविक विश्लेषण का पार्ट है उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण, इस पार्ट के ऊपर दोस्तों अपनी चर्चा चल रही थी। और लास्ट क्लास में अपन ने लिमिट के ऊपर थ्योरम्स की थी, ठीक है, कि हमें कोई सीक्वेंस दी हुई थी कन्वर्जेंट और उसकी लिमिट कैसी होगी, यूनिक होगी। इस प्रकार की थ्योरम्स के ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था। लिमिट और कन्वर्जेंस, या कहो कि कन्वर्जेंस ऑन लिमिट, इसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी, ठीक है, यानी कि सीमा बिंदु का अभिसरण। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम का अभिसरण। एकदिष्ट अनुक्रम का अभिसरण, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर दो थ्योरम आपको दी हुई है, ठीक है। दोनों में से बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर दो थ्योरम है, एक सुप्रीमम के ऊपर है और एक इन्फीमम के ऊपर है, ठीक है, यानी कि एक उच्चक के ऊपर है और एक निम्नक के ऊपर है। अपन इस क्लास में उच्चक के ऊपर यानी कि सुप्रीमम के ऊपर थ्योरम करेंगे और इन्फीमम के लिए आपको करने के लिए दूंगा। दोनों सेम ही रहती है, थोड़े बहुत चेंजमेंट होते हैं। क्या चेंजमेंट होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम के, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरित होने के लिए आवश्यक व पर्याप्त शर्त है कि, आवश्यक व पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा इस स्थिति में लिमिट xn बराबर सुप्रीमम ऑफ xn बराबर L। ये थ्योरम का स्टेटमेंट बच्चों आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या कह रहा है, देखो ऊपर एक इम्पोर्टेंट बात नहीं लिखी हुई, मतलब जो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो हमें पता है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, क्योंकि हमने एक थ्योरम की थी, क्या की थी, कि हम जानते कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो वहां से बाउंडेड हो जाएगी। अपना मुद्दा ये है, ठीक है। अब देखो, अब इस वर्ड का मतलब तो सभी को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि आवश्यक व पर्याप्त शर्त। इसका मतलब है इस सीक्वेंस को दोनों एंड से प्रूफ करना है। हमें इस बार सिर्फ सीक्वेंस नहीं दी हुई, हमें एकदिष्ट वर्धमान सीक्वेंस दी हुई है। मतलब हमें एक ऐसी सीक्वेंस दी हुई है जो बढ़ते हुए क्रम में है। हमें इस सीक्वेंस को कैसा मानना है दोस्तों, कन्वर्जेंट मानना है। कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी मानना है। अभिसारी मानने के बाद मुझे इसको बाउंडेड दिखाना है और साथ ही ये कंडीशन मुझे इसकी प्रूफ करनी है। अब देखो, मुझे एक सीक्वेंस xn दी हुई है। ये सीक्वेंस मुझे कैसी दी हुई है दोस्तों, एकदिष्ट वर्धमान दी हुई है। एकदिष्ट वर्धमान सीक्वेंस मुझे दी हुई है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर ये सीक्वेंस मेरी बढ़ते हुए क्रम में है,
बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? इस प्रकार से ये सीक्वेंस मुझे दी हुई है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? साथ ही सीक्वेंस के बारे में मुझे कहा गया है, मुझे पहले मानकर चलना है कि ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है, यानी कि ये सीक्वेंस बच्चों अभिसारी है। ये चीज मुझे मानकर चलनी है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, ये मुझे फिर अभिसारी अभिसृत मुझे मानकर चलना है और इसको बाउंडेड और ये चीज दिखानी है। उसके बाद में इसका जब कन्वर्स पार्ट लूंगा, कन्वर्स पार्ट में मुझे क्या करना होगा, इसको बाउंडेड मानना होगा और ये चीज माननी होगी और इसको मुझे कन्वर्जेंट दिखाना होगा। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्जेंट मान रहा हूं, कन्वर्जेंट मान रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि सर इसकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं, एल नाम दे देता हूं। ठीक है, और ये जो लिमिट है ये किसके बराबर होगी? ये लिमिट इस सीक्वेंस के सुप्रीमम के बराबर होगी। ये चीज मुझे दिखानी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कहानी आपको सिद्ध करनी है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये इतनी सी इसकी रूपरेखा है। ये सीक्वेंस दी हुई है, कन्वर्जेंट मानकर चलना है। इस कन्वर्जेंट है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उस लिमिट को किसके बराबर दिखाना है? इस सीक्वेंस के सुप्रीमम के बराबर दिखाना है। यानी कि सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? इसके उच्चक के बराबर दिखाना है। और किसी सीक्वेंस का उच्चक क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन के ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर आपको दिया था। उसके आधार पे मैंने क्या बताया था आपको कि किसी सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड होते हैं, या कहो कि किसी सीक्वेंस के जितने भी ऊपरी परिबंध होते हैं, उन ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा वाला जो ऊपरी परिबंध होता है वो उस सीक्वेंस का क्या कहलाता है बच्चों? उच्चक कहलाता है। बोलो ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो ये सुप्रीमम मतलब मुझे क्या सिद्ध करना है? मुझे ये सिद्ध करना है कि भाई साहब इस सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड है, इस सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड है, इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड है ना, इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है वो क्या है? इस सीक्वेंस की लिमिट है। वो क्या है? इस सीक्वेंस की लिमिट है, यानी कि इस सीक्वेंस के सुप्रीमम के बराबर है। बोलो ये चीज समझ में आई सभी स्टूडेंट को? तो यही चीज मुझे इसमें प्रूफ करनी है। साथ में इसको लिखते लिखते इसको हम समझेंगे। ठीक है, थ्योरम थोड़ी बड़ी रहती है। ठीक है, इसलिए साथ साथ में लिखेंगे और इसको समझेंगे। तो पहले जो चीज दी हुई है मुझे पहले वो लिख लेते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले दिया है xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, ये दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं, माना xn अभिसारी अनुक्रम है। अब हम जानते हैं प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अतः xn परिबद्ध अनुक्रम है। अतः xn परिबद्ध अनुक्रम है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो पहली चीज तो प्रूफ हो गई, अनुक्रम कैसा है? बाउंडेड है। ये चीज तो एक लाइन में सिद्ध हो गई। अब सिंस xn अभिसारी अनुक्रम है। अब अभिसारी अनुक्रम है, इसका मतलब बच्चों इसकी लिमिट होगी कोई ना कोई। उस लिमिट को क्या मान लूंगा मैं? L मान लूंगा। अतः माना L xn की सीमा है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, मैं बहुत सी जगह मतलब लगभग जगह में xn को इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीक्वेंस। ठीक है, xn क्या है? एक सीक्वेंस है। मैंने बताया था ना, सीक्वेंस को या तो इस करली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है
या इस सीक्वेंस को इस ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्सएन की लिमिट क्या है, एल है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अर्थात लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन बराबर एल। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं इस लिमिट की डेफिनेशन को लगा देता हूं, लिमिट की मैं डेफिनेशन लगा देता हूं, तो देखना, अब सीमा की परिभाषा से फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m belongs to n such that xn minus l less than epsilon for all m greater than n। ठीक है, मतलब ये लिमिट की डेफिनेशन हो गई। लिमिट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक नेचुरल नंबर m के मिलने के, इसको उल्टा लिख दिया, ये कहती है हमें कि एक नेचुरल नंबर m के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के अनंत पद इस l के नेबरहुड में समा जाते हैं, या कहो कि एक नेचुरल नंबर m के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के जितने भी अनंत पद होते हैं वो सारे के सारे इस l के नेबरहुड में कंटेन कर जाते हैं। बोलो ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को? ये लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं, तो देखना, xn belongs to l minus epsilon और l plus epsilon for all n greater than m। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पे आओ, मैं एक चीज लिखूंगा यहाँ, पहले उसको समझा देता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ। ये अपनी नंबर लाइन हो गई, इस नंबर लाइन के ऊपर ये सीक्वेंस के, यहाँ मेरा ये m हो गया, तो ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5 डैश डैश इस प्रकार से चलता जा रहा है। यहाँ ये xm हो गया। ठीक है, यहाँ मैं l मान लेता हूँ, तो ये l यहाँ ये l माइनस एप्सिलॉन और यहाँ ये l प्लस एप्सिलॉन। ये m के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे पद इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, यही तो लिखा है हमने। ये ब्रैकेट कौन सा है, l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन। इसमें इस m के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट है, मतलब इस xm के बाद में सारे के सारे पद जो है वो इस l माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं कि नहीं है? अरे बड़े हैं ना, बिल्कुल सर बड़े हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा होगा कि इस xm के बाद, यानी कि ये नेचुरल नंबर m के मिलने के बाद सारे के सारे इस सीक्वेंस के पद इस l माइनस एप्सिलॉन से इस तरफ ही तो है और इस तरफ है, मतलब सारे के सारे बड़े हैं। तो मैं लिख दूंगा, यहां से आगे लिखूंगा कि अतः अनुक्रम xn के सभी पद l माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं जब n का मान जो है वो m से बड़ा है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के m के बाद में सारे के सारे पद जो हैं वो इस l माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, l माइनस एप्सिलॉन जो है वो इस xn का अपर बाउंड तो नहीं हो सकता। अपर बाउंड होने का मतलब वो सीक्वेंस के सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, उसके बाद में सीक्वेंस का कोई पद नहीं होता, उसके बाद में सीक्वेंस के सारे पद उससे छोटे ही होते हैं। अपर बाउंड का मतलब यही होता है। अपर बाउंड क्या होता है, वो सीक्वेंस को ऊपर से बांध देता है। ठीक है, ऊपर से बांधने का मतलब अब ऊपर सीक्वेंस के पद नहीं है, सिर्फ नीचे ही है। लेकिन इसके आधार पे कह रहा है कि l माइनस एप्सिलॉन से अनुक्रम के सारे पद बड़े हैं कब, जब m मिल जाए उसके बाद में। ठीक है, m के बाद में m+1, m+2 ये सारे क्या है, l माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि l माइनस एप्सिलॉन जो है वो इसका अपर बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि पद बड़े हैं l माइनस एप्सिलॉन से, मतलब अपर बाउंड नहीं है। अतः देयरफॉर l माइनस एप्सिलॉन xn का ऊपरी परिबंध नहीं है। ठीक है, अतः xn जो है वो l माइनस एप्सिलॉन इसका ऊपरी परिबंध नहीं है।
अब मुझे दिया हुआ है सिंस xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, xn कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ठीक है। अर्थात एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होने का मतलब इस प्रकार से है, ठीक है। अब भाई साहब इसके अंदर एक चीज देखने वाली है, यहां एक चीज देखने वाली है और समझने वाली है। वो चीज क्या देखने वाली है और क्या समझने वाली है उसको समझते हैं। ये सीक्वेंस हमारी बढ़ते हुए क्रम में है, उस नंबर लाइन पे आओ। ये वाली सीक्वेंस बच्चों अपनी कैसी है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। इस सीक्वेंस के पद बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले ये बड़ा है, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में है। लास्ट वाला सबसे बड़ा है और लास्ट का पद कौन सा है, L प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। सबसे बड़ा पद कौन सा है, L प्लस एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गई कि L प्लस एप्सिलॉन क्या है, इसका अपर बाउंड है। तो नीचे आप लिख सकते हो देयरफॉर L प्लस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन xn का ऊपरी परिबद्ध है, ऊपरी परिबंध है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, L प्लस एप्सिलॉन क्या है, xn का ऊपरी परिबंध है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि L इसका कोई अन्य ऊपरी परिबंध है। अब माना L इसका कोई अन्य ऊपरी परिबंध है, अन्य ऊपरी परिबंध है, ठीक है। अब मुझे सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है L सभी ऊपरी परिबंधों में, सभी ऊपरी परिबंधों में, ये परिबद्ध या परिबंधों में, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है मेरे लिए, परिबद्ध बोलते हैं या परिबंध बोलते हैं, ठीक है। ये देख लेना आप, सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को, ठीक है। मैं मान लेता हूं, देखो L प्लस एप्सिलॉन इसका ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है। L को मैंने इसका कोई अन्य ऊपर बाउंड मान लिया। अब मैं सिद्ध करूंगा, मुझे क्या दिखाना है, ये L को सुप्रीमम दिखाना है, xn का सुप्रीमम दिखाना है ना। L क्या है बेसिकली, L इस सीक्वेंस की लिमिट है सर। L क्या है, इस सीक्वेंस की लिमिट है। और इस सीक्वेंस की लिमिट को किसके बराबर दिखाना है, xn के सुप्रीमम के बराबर दिखाना है। तो सुप्रीमम के बराबर दिखाने के लिए L को क्या दिखाना होगा कि ये जो L है वो इस सीक्वेंस के सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड है। यही चीज दिखानी होगी मुझे कि L क्या है, अपने सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड है। ये चीज हमें दिखानी पड़ेगी। बोलो ये कहानी समझ में आई होगी। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि L अगर अपने सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड होगा तभी ये क्या होगा, उस xn का सुप्रीमम होगा। ये क्या होगा, इसका सुप्रीमम होगा। और ये क्या है, ये इस सीक्वेंस की लिमिट है, अर्थात इसका सुप्रीमम किसके बराबर आएगा, इसके लिमिट के बराबर आएगा। यही चीज मुझे सिद्ध करनी थी। अब मैं इसको सबसे छोटा ऊपरी परिबंध दिखाने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये इसका अपर बाउंड है ही नहीं। अब यदि संभव हो तो माना, अब यदि संभव हो तो माना, अब यदि संभव हो तो माना L xn का ऊपरी परिबंध नहीं है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि L इसका ऊपरी परिबंध नहीं है। अब L इसका ऊपरी परिबंध नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस की कुछ टर्म इस L से भी बड़ी है, इसीलिए नहीं है। अरे अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सी टर्म ऐसी है जो इस L से बड़ी है। बिल्कुल है, ठीक है। तब मैं मान लेता हूं कोई एक रियल नंबर
के एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि इस एल से भी बड़े सीक्वेंस के पद होंगे। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? मैंने क्या कहा, मैंने ये चीज मान ली कि भाई साहब ये जो एल है वो इस एक्सएन का अपर बाउंड नहीं है, मैंने ये चीज मान ली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पद या बहुत सारे पद ऐसे होंगे जो एल से बड़े हैं, अर्थात एल से बड़े एक्स के पद मान लिए मैंने, ठीक है। तब मैंने कहा कि कोई नंबर होगा ऐसा जिसके बाद में सीक्वेंस के सारे पद एल से बड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो वो नंबर मैंने के मान लिया, इसके बाद में सारे पद किससे बड़े आ गए, एल से बड़े आ गए। बोलो ये चीज क्यों आ गए, एल से बड़े क्यों आए सीक्वेंस के पद? क्योंकि सर हमने मानना है कि एल जो है अपर बाउंड नहीं है, एल अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीक्वेंस के कुछ पद इससे बड़े हैं इसलिए नहीं है। तो वो बड़े पद कौन से मान लिए मैंने, एक्स के मान लिए। मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देता हूँ, एक्स के को पहले लिख देता हूँ और एल को बाद में, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अब देखो मुंह किसकी तरफ खुला है, एक्स की तरफ खुला है, अब भी एक्स की तरफ खुला है, मतलब मैंने चेंज नहीं किया, बस पलटी मारी है इसको। अब देखना एल को इधर ले आओ, एक्स के माइनस एल ग्रेटर देन 0। अब क्या है कि भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं है, 0 से कुछ बड़ा है, तो इसको कुछ बड़ा है तो उस कुछ को मैं मान लेता हूं 2 एप्सिलॉन, ठीक है। मैं मान लेता हूं दोनों का डिफरेंस 0 नहीं है तो 2 एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स के माइनस एल बराबर एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एक एप्सिलॉन इधर ले आऊं, एल को उधर ले जाऊं, तो एक्स के माइनस एप्सिलॉन बराबर एल प्लस एप्सिलॉन। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? अब यहां से अगर ये देखो, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, बराबर है, दोनों क्वांटिटी क्या है, बराबर है। इस क्वांटिटी को एक बार देखना, इस एक्स के में से एप्सिलॉन घट रहा है, अगर यहां से मैं इस एप्सिलॉन को हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा इस क्वांटिटी के ऊपर, बताओ? पूरा ही चला गया, ठीक है। ये माइनस एप्सिलॉन था यहां, ठीक है। अब मैं अगर इसको हटा दूं माइनस एप्सिलॉन को तो क्या होगा? तो भाई साहब अगर आप इस माइनस एप्सिलॉन को हटा देते हो तो एक्स के जो है वो इस एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 नाम, ठीक है। एक किसको दी थी, एक नहीं दी तो वो दे देते हैं यहां, इस लाइन को मैं एक नाम दे देता हूं। अब देखो, अरे ये समझ में आई ना, इसको जब मैंने हटाया तो ये बड़ा क्यों हुआ? अरे इसमें से ये घट रहा था, देखो एक एग्जांपल ये देखो, 8 में से 2 घटाया, ठीक है, और 6 में से 2 जोड़ा, यही तो कहानी है। सॉरी 4 में 2 जोड़ा, यही तो कहानी है ये वाली, ये दोनों बराबर, ये दोनों सही है कि नहीं? बिल्कुल। 8 में से 2 घटाया, 6 बचा, 4 में 2 जोड़ा, 6 बटे 6 बराबर 6। अब भाई साहब मैं इस -2 को हटाता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी, 8 और बराबर 6, और 6 क्या, 8 क्या है, बड़ा है, मतलब जो माइनस हो रहा था उसको हटाया तब बड़ी क्वांटिटी रह जाएगी, तो यही चीज लिखी है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि भाई साहब इस सीक्वेंस के जो x के पद है वो इस l प्लस एप्सिलॉन से भी बड़े हैं। इस सीक्वेंस के पद किससे बड़े हैं, l प्लस एप्सिलॉन से भी बड़े हैं। इसका मतलब l प्लस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। लेकिन सर समीकरण 1 तो कह रही थी कि ये इसका अपर बाउंड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अब लड़ने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई वापस, ठीक है। ये क्यों स्थिति उत्पन्न हुई? क्योंकि हमने वहां माना था कि ये L जो है इसका अपर बाउंड नहीं है। हमने इनको लड़ाने वाला काम स्टार्टिंग में ही कर दिया था, इनको लड़ाने वाला काम हमने कहाँ किया था, स्टार्टिंग में ही कर दिया था। मतलब जहां हमने ये माना था कि यदि संभव हो तो L एक्सएन का अपर बाउंड नहीं है। अब हम इनसे क्या करेंगे, माफी मांगेंगे कि सर हमसे गलती हो गई। हमसे क्या गलती हो गई? हमसे ये गलती हो गई कि हमने आपको ये बोल दिया था कि L इसका अपर बाउंड नहीं है, लेकिन ये इसका अपर बाउंड था।
अतः हमारा ये मानना कि L इसका अपर बाउंड नहीं है वो गलत था। ठीक है, तो देखो भाई साहब ये कहानी ये तो समझ में आ गई ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि L प्लस एप्सिलॉन से बड़े भी कुछ सीक्वेंस के पद हैं, लेकिन हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी कि L प्लस एप्सिलॉन से तो बड़ा कोई है ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन यहां तो कुछ और ही कहानी आ रही थी। मतलब ये क्या शो कर रही है, पहले ये लिख देते हैं, विच इज शो दैट, विच इज नहीं हिंदी में लिखते हैं, जो कि यह दर्शाता है, जो कि यह दर्शाता है कि L प्लस एप्सिलॉन xn का ऊपरी परिबद्ध नहीं है, जो कि यह दर्शाता है कि L प्लस एप्सिलॉन xn का ऊपरी परिबद्ध नहीं है, तथा हम जानते हैं ये लिखो, तथा समीकरण 1 से हम जानते हैं, तथा समीकरण 1 से हम जानते हैं कि L प्लस एप्सिलॉन xn का ऊपरी परिबद्ध है। अतः हमारा मानना कि L xn का ऊपरी परिबद्ध नहीं है गलत है। गलत है, इसलिए L xn का ऊपरी परिबद्ध होगा, तथा L xn के सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध होगा, सबसे छोटा ऊपरी परिबंध होगा। अब भाई साहब L जो है वो अपने सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या कह सकते हो, अतः L xn का उच्चक है, अर्थात आप कह सकते हो सुप्रीमम ऑफ xn बराबर L, और L क्या है, इस xn की लिमिट भी है, एंड लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर L। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह सकते हो, लिमिट xn बराबर, ये चाहो तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ xn बराबर L। यही क्या करनी थी दोस्तों, आपको इसमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था आपको इस थ्योरम में सिद्ध करना था। आई होप ये वाली थ्योरम सभी स्टूडेंट को क्लियर यहाँ तक हुई होगी। ये इसका एक पार्ट हुआ है, अभी तो हम ये लेकर चलेंगे और इसको बाउंडेड लेकर चलेंगे और साथ में कन्वर्जेंट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले मेरा मुद्दा ये था, ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार इसको ऊपर से दोबारा रिपीट करते हुए आता हूँ, आप ध्यान देखते हुए चलना, ठीक है। और जो डाउट है वो एक बार दोबारा आपके जहाँ भी रहा, मुझे ये लगा कि हाँ ये यहाँ डाउट रह सकता है, मैं उसको एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे सामने पड़ा है। मुझे क्या दी हुई थी सीक्वेंस, मुझे एक सीक्वेंस दी हुई थी xn, जो कैसी थी दोस्तों, एक दिष्ट वर्धमान थी, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम मुझे दिया हुआ था,
क्लियर। और मुझे क्या दिया, साथ में मैं क्या मानकर चल रहा हूँ कि ये जो अनुक्रम है मेरा वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, यानी कि अभिसारी है। ठीक है, जो बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध होता है। और xn कैसा दिया हुआ है, अभिसारी दिया हुआ है, अतः xn कैसा होगा, परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। अब सिंस xn मुझे अभिसारी दिया हुआ है, अभिसारी दिया हुआ है, इसका मतलब इस xn की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है, तो इसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। उस कोई ना कोई लिमिट को मैंने कुछ नाम दे दिया, वो नाम क्या दिया मैंने, L दे दिया। यानी कि मैंने मान लिया इसकी जो लिमिट है वो क्या है, L है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर L। अब लिमिट की डेफिनेशन मैंने लगा दी, लिमिट की जो डेफिनेशन होती है वो सब हम जानते हैं, वो डेफिनेशन मैंने यहाँ लगा दी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। मुझे क्या सिद्ध करना है, अब मुझे सिद्ध करना है कि ये जो लिमिट है वो इस सीक्वेंस का सुप्रीमम है। मुझे क्या सिद्ध करना है कि ये जो लिमिट है ना इसकी, ये सुप्रीमम है, यानी कि इस सीक्वेंस का उच्चक है। यानी कि इस सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड है उन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, इस सीक्वेंस की लिमिट है, और वो लिमिट क्या है, L है। यानी कि सुप्रीमम ऑफ xn बराबर क्या सिद्ध करना है, इस सीक्वेंस की लिमिट को सिद्ध करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहाँ आओ, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। अब सीक्वेंस की ये, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब इस m के मिलने के बाद में इस सीक्वेंस के सारे पद L माइनस, इस सीक्वेंस के सारे पद L माइनस एप्सिलॉन से क्या है, बड़े हैं, बड़े हैं। इसका मतलब L माइनस एप्सिलॉन जो है वो इसका अपर बाउंड तो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये इसका अपर बाउंड तो नहीं है, यही चीज हमने लिखी है। अब सिंस ये कैसा है, मेरा बढ़ते हुए क्रम में है, ये अनुक्रम मेरा कैसा है, बढ़ते हुए क्रम में है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम मुझे दिया हुआ है। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा वाला पद कौन सा होगा, L प्लस एप्सिलॉन होगा। इससे बड़ी ये सीक्वेंस नहीं होगी, इससे ऊपर ये सीक्वेंस किसी भी केस में नहीं जाएगी। इसका मतलब L प्लस एप्सिलॉन क्या है बच्चों, इसका अपर बाउंड है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं मान लेता हूं इसका L कोई अन्य अपर बाउंड है, और मुझे सिद्ध करना होगा कि जितने भी अपर बाउंड है इस सीक्वेंस के, उन सभी में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, ये L है। क्लियर। अब मैं संभव हो तो मान लेता हूं कि L इसका अपर बाउंड नहीं है, L इसका अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस L से बड़े भी सीक्वेंस के पद है, उन बड़े पदों को मैंने क्या मान लिया, xk मान लिया। और इसको यहाँ सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये स्थिति आ गई, और ये स्थिति मेरी क्या शो कर रही है, ये स्थिति मेरी शो कर रही है कि इस L प्लस एप्सिलॉन से भी बड़े सीक्वेंस के पद हैं। लेकिन ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि स्टेटमेंट के आधार पर तो L प्लस एप्सिलॉन सबसे बड़ा था, इससे बड़े सीक्वेंस के पद ही नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने जो माना था कि L इसका अपर बाउंड नहीं है वो गलत है, अतः L इसका अपर बाउंड भी होगा और अपने सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा भी होगा, सबसे छोटा होगा। इसका मतलब ये xn का क्या है, सुप्रीमम है, उच्चक है। ये इसका क्या है, सुप्रीमम है, उच्चक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और यही चीज हमने सिद्ध करनी थी। अब चलते हैं इसके कन्वर्स पार्ट की तरफ, यानी कि विलोमतः है। विलोमतः है। अब जो दिया हुआ था वो तो दिया हुआ ही था, दिया है xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ये चीज दी हुई थी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, माना xn परिबद्ध है तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn बराबर सुप्रीमम ऑफ xn। ये चीज मुझे दी हुई है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ठीक है, मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है xn अभिसारी अनुक्रम है।
मुझे क्या सिद्ध करना है बच्चों कि जो xn है मेरा वो कैसा है, अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये चीज मुझे सिद्ध करनी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब सिंस xn परिबद्ध अनुक्रम है, सिंस xn परिबद्ध अनुक्रम है, अतः इसके उच्चक तथा निम्नक विद्यमान होंगे। ये परिबद्ध है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे परिबद्ध कब होता है कोई अनुक्रम? जब इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट हो। दोनों एग्जिस्ट है मतलब उसका सुप्रीमम भी होगा और उसका इन्फीमम भी होगा। तो ये बाउंडेड है मतलब इसका उच्चक भी विद्यमान होगा और इसका निम्नक भी क्या होगा? विद्यमान होगा। बोलो ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। इसका सुप्रीमम में मान लेता हूं कोई एक नंबर अल्फा, ठीक है, मैं मान लेता हूं, तब एक वास्तविक संख्या अल्फा इस प्रकार विद्यमान होगी कि सुप्रीमम ऑफ xn बराबर अल्फा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सुप्रीमम ऑफ xn बराबर अल्फा एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एक नंबर m के बाद m बिलोंग्स टू n, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xm और n जो है वो m से बड़ा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी कि भाई साहब यहाँ अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कौन होगा? xm होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। एंड और साथ ही मैं जानता हूं सिंस xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, xn कैसा है? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, अतः सीक्वेंस बढ़ते हुए क्रम में होगी, यानी कि m छोटा है तो इससे बड़ा n होगा। ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। इसको नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है मतलब पहले वाले पद से आगे वाला पद बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि m छोटा है, ये चीज हम मान के चल रहे हैं। m कैसा है? n से छोटा है तो xn जो है वो xm से बड़ा होगा। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। यहां से देखना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या कह सकते हो? अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है xm और xm से बड़ा है xn, तो यहां से मैं कह सकता हूं अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है xm और xm से बड़ा है xn, ठीक है, और साथ में फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ठीक है। यहां से मैं ये m को हटा देता हूं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 नाम। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो इसका क्या है? अपर बाउंड है। देयरफॉर ये अल्फा क्या है? इसका सुप्रीमम भी है। सिंस सुप्रीमम तो हमने अल्फा माना ही है, सिंस अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ xn, देयरफॉर ये इसका सुप्रीमम है। सुप्रीमम होने का मतलब xn के जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है? अल्फा है। उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है? अल्फा है। तो अल्फा से बड़ा अपर बाउंड कौन सा मान लूं? अल्फा प्लस एप्सिलॉन मान लूं। अगर मैं अल्फा प्लस एप्सिलॉन लूं, अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या होगा? इस xn का एक अपर बाउंड होगा। अरे मैंने क्या माना था? यहां जस्ट देखो, मैंने माना था यहां देखो xn का सुप्रीमम क्या है? xn का सुप्रीमम अल्फा है। इसका सुप्रीमम अल्फा होने का मतलब इस xn के जितने भी अपर बाउंड है उन अपर बाउंड में से सबसे छोटा वाला अपर बाउंड कौन है? अल्फा है।
अब अगर मैं अल्फा प्लस एप्सिलॉन कोई नंबर लूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्फा से तो बड़ा ही है, चाहे कितना ही बड़ा हो, अल्फा से तो बड़ा ही है। बड़ा होने का मतलब ये क्या आ गया, इसका अल्फा से बड़ा है। ऐसे तो अल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन ले लूं, ये भी बड़ा है। ये सारे के सारे क्या है, इसके अपर बाउंड है, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड तो ये है। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो भाई साहब अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ एक्सएन, ये मुझे पता है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज अरे यार इंग्लिश में लिखने लग गया क्या, अल्फा सिंस अल्फा एक्सएन का उच्चक है, देयरफॉर अल्फा प्लस एप्सिलॉन एक्सएन का ऊपरी परिबद्ध होगा। अर्थात आप कह सकते हो एक्सएन से बड़ा कौन होगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन होगा। इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। समीकरण 3 और 4 से आप कह सकते हो कि ये एप्सिलॉन अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, लेकिन अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब ये इन दोनों के बीच में रहेगा। तो समीकरण 3 और 4 से आप क्या कह सकते हो, समीकरण 3 और 4, इससे आप कह सकते हो एक्सएन जो है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा है, लेकिन अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। कब है, जब n का मान m से बड़ा हो। इसको आप वापस एक जगह करके लिखो, तो इसको लिख सकते हो एक्सएन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ये कंडीशन क्या कह रही है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये लिमिट की डेफिनेशन है। इसके अनुसार, लिमिट की परिभाषा के अनुसार, एक नेचुरल नंबर m के मिलने के बाद सीक्वेंस के सारे पद अल्फा के नेबरहुड में आ जाते हैं, तो वो अल्फा क्या कहलाती है, उस सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है। और ये अल्फा कैसा है, आपका परिमित है, यानी कि फाइनाइट है, और साथ में इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस एक्सएन कैसी हो गई, आपकी अभिसारी हो गई, यानी कि कन्वर्जेंट हो गई। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। यही आपको क्या करना था, इस थ्योरम में सिद्ध करना था। ठीक है, दूसरे पार्ट में यही चीज़ आपको क्या करनी थी बच्चों, सिद्ध करनी थी। तो यहाँ मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, स्पष्ट है कि अल्फा एक्सएन की सीमा है तथा परिमित है, अतः एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है। यही चीज क्या करनी थी बच्चों, आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, एक बार इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है, उस कन्वर्स पार्ट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ठीक है, कन्वर्स पार्ट में देखो, कन्वर्स पार्ट तो सीधा था, इसमें मुझे एकदिष्ट वर्धमान तो दिया हुआ था, बाउंडेड दिया हुआ था, और साथ ही मुझे इसकी लिमिट सुप्रीमम के बराबर दी हुई थी। मुझे सिद्ध करना था कि एक्सएन कैसा है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो कैसी है, फाइनाइट है। तो मैं लेकर चला एक्सएन बाउंडेड है, एक्सएन बाउंडेड है मतलब इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं एक रियल नंबर अल्फा इस प्रकार से है, जो इस एक्सएन का क्या है, सुप्रीमम है। मैंने अल्फा क्या मान लिया, सुप्रीमम मान लिया। इस अल्फा को मैं लिमिट सिद्ध कर दूंगा इसकी। ठीक है, तो देखना, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से कुछ बड़े पद होंगे इस सीक्वेंस के। वो ये लिख दिया, कब, जब एक नंबर m मिलने के बाद में, या फिर एक इस m से बड़े होंगे तो n। ठीक है, अब xn वर्धमान है, इसका मतलब सारे के सारे पद जो होंगे वो बढ़ते हुए क्रम में होंगे। ठीक है, तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। इन दो इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूँ, इन दो इक्वेशन से मैं ये लाइन लिख सकता हूँ। ठीक है, जहां मुझे इक्वेशन 3 मिल गई। अब अल्फा जो है एक्सएन का सुप्रीमम है, इसका मतलब अल्फा प्लस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड होगा। ठीक है, अपर बाउंड होने का मतलब अल्फा प्लस एप्सिलॉन सीक्वेंस में सबसे ऊपर बैठा है, तो एक्सएन से भी ऊपर कौन आ गया, अल्फा प्लस एप्सिलॉन हो गया। इस समीकरण से आप क्या कह सकते हो, ये लाइन लिख सकते हो। और इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब अल्फा एक्सएन की क्या है, सीमा है, और ये कैसी है, फाइनाइट है। यही आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी।
अब आओ भाई साहब, इसी थ्योरम को आपको कहाँ से कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो ये थ्योरम है, आप यहाँ एकदिष्ट वर्धमान की जगह लिखोगे एकदिष्ट ह्रासमान, एकदिष्ट ह्रासमान होने के लिए यहाँ इस सुप्रीमम की जगह लिखोगे आप इन्फीमम। इस थ्योरम को आपको खुद कंप्लीट करना है, सेम डिटो रहेगी, जहां जहां वर्धमान लिखा है वहां ह्रासमान लिख देना, और जहां पे ग्रेटर देन है वहां लेस देन कर देना, जहां लेस देन है वहां ग्रेटर देन कर देना, और जहां पे अपर बाउंड लिखा है वहां पे लोअर बाउंड लिख देना, निम्न परिबद्ध लिख देना। ये साइन चेंज हो जाएंगे किसमें, सारे ग्रेटर देन के अंदर चेंज हो जाएंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अतः एल प्लस एप्सिलॉन क्या होगा इस सीक्वेंस का, फिर ये एल माइनस एप्सिलॉन क्या आ जाएगा इस सीक्वेंस का, निम्न परिबद्ध आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सीक्वेंस, इस थ्योरम को कंप्लीट आप स्वयं करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।